राहुल गांधी की आज की रैली से पहले मिलिंद देवड़ा ने हमला बोला है। इनकी रैली में 5 बातें नहीं सुनाई देंगी। मिलिंद देवड़ा ने हमला बोला, हिंदू भाई बहनों की बात नहीं होगी, सावरकर वीर थे ये नहीं कहेंगे, मैं शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने दूंगा, यूसीसी के समर्थन की बात नहीं होगी, 370 खत्म करने पर बात नहीं होगी। तो बड़ा हमला बोल दिया है मिलिंद देवड़ा ने, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और शिवसेना का दामन थाम लिया। उन्होंने हमला बोला है। मुंबई में बड़ी रैली आज इंडिया गठबंधन की होने वाली है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो भी खत्म हुई है और इसीलिए एक बड़ा हमला मिलिंद देवड़ा की तरफ से बोला गया है। मुंबई में जहां राहुल की सभा है वहीं से राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजीव, तस्वीरें भी दिखाइए जिस ग्राउंड में ये रैली होनी है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन इस बीच मिलिंद देवड़ा ने बड़ा हल्ला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बातें नहीं की जाएंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मिलिंद देवड़ा की बातें बताऊं, उसके पहले आपको उस सभा स्थल की तस्वीरें बता दूं। यहां पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुंबई का ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान आप देखिए, यहां पर वीआईपी गेट है। ये यहां पर यहीं से जो है राहुल गांधी और तमाम जो वीआईपी नेता होंगे वो यहां से इंटर करेंगे। यहां पर मुंबई पुलिस के कर्मचारी साथ साथ में एडिशनल पुलिस फोर्सेज जो है वो डिप्लॉय किया गया है। चूंकि अभी दोपहर का समय है, ये सभा शाम को होनी है, इसलिए लोगों से भी अपील की गई है कि वो शाम तक यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि इस सभा के पहले जिस तरह से मिलिंद देवड़ा खुलकर मैदान में आ गए हैं, क्योंकि अभी तक मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ने वाले ऐसे पहले बड़े नेता थे जिन्होंने सीधे तौर पर कभी भी कांग्रेस पर, कांग्रेस की नीतियों को लेकर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया था, खुलकर नहीं बोले थे। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने 370 का मुद्दा उठाया, जिस तरह से उन्होंने यूसीसी का मुद्दा उठाया, वीर सावरकर का मुद्दा उठाया, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गांधी परिवार या फिर कांग्रेस की नीतियों को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा करता है। और इसीलिए वो एक्स पर पोस्ट करके ये कह रहे हैं कि ये 5 चीजें जो हैं नहीं सुनाई देगी। चूंकि बाला साहब ठाकरे जब इस शिवाजी पार्क पर कभी दशहरा रैली में अपना भाषण शुरू करते थे तो मराठी में कहते थे कि मेरे हिंदू बांधव, माताएं बहनें, यानी कि वो हिंदू शब्द से शुरुआत करते थे अपने स्पीच की, अपने भाषण की। और आज यहाँ पर ये शब्द अपने भाषण में सुनाई नहीं देगा जब यहाँ पर तमाम विपक्षी दल एक साथ आएंगे, एक मंच पर आएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो शक्ति जिस ग्राउंड पर आप खड़े हैं वो ऐतिहासिक ग्राउंड है और यहीं पर ही राहुल गांधी सरीके जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो इकट्ठा होंगे। देखना होगा वहां से किस तरह से प्रहार किया जाता है। शुक्रिया आपका। बिल्कुल, राहुल गांधी ने मुंबई में अपनी न्याय यात्रा के दौरान क्या कहा, अब ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आज हर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय ही नफरत की जड़ है। अगर हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है? क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना। हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याय है। कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस महारैली के बहाने आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस महारैली में विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया आज एक बार फिर मुंबई में शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर दादर के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की जनबंधन महारैली हो रही है। महारैली में विपक्षी गठबंधन के कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिनमें अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन, एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला के नाम प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी महारैली में आने का न्योता दिया गया है, लेकिन वो शामिल नहीं होंगी।
सीपीआई नेता डी राजा को भी बुलाया गया। उनकी पत्नी एनी राजा लोकसभा चुनाव में वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने भी आमंत्रण का कोई जवाब नहीं दिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी रैली के निमंत्रण पर कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल महारैली में अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। इसके अलावा इस महारैली में कई और बड़े नेताओं के अलावा अभिनेता, खिलाड़ी और अन्य नामी हस्तियों के शामिल होने की भी संभावना है। और संजय राउत ने बीजेपी पर हमला किया और साथ ही कहा कि कांग्रेस नहीं होती तो देश यहां तक नहीं पहुंच पाता। कांग्रेस नहीं होती तो देश को आज़ादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते, कांग्रेस नहीं होती तो ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान में जो हमने प्रगति की है वो नहीं होती, कांग्रेस नहीं होती तो ये देश अखंड नहीं रहता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी वालों की समझ से ऊपर है, वो समझेंगे नहीं ये बात कभी, क्योंकि वो देश का विचार नहीं करते। वो व्यापारियों का, उद्योगपतियों का विचार करते हैं, और जिसका राजा व्यापारी होता है उनकी प्रजा भिखारी होती है। तो आज देश को भिखारी करने का काम बीजेपी कर रही है, तो उनको कांग्रेस या शिवसेना जैसे हमारी पार्टी है उनको समझ लेना चाहिए हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा, हमारी भूमिका। और अब बात अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक साथ 2 समन जारी हो गए हैं। शराब घोटाला मामले में और दिल्ली जल बोर्ड मामले में समन जारी हुए हैं। शराब घोटाला केस में ईडी ने 9वां समन भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को। इसके अलावा जल बोर्ड केस में ईडी ने 18 मार्च को कल बुलाया है। शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को बुलाया गया है। कुछ कहना चाहिए? तो कथित घोटालों से जुड़े 2 केस हैं और डबल समन जारी हुआ है अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को। पहला शराब घोटाला केस है, इसमें पेशी है 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की, और दिल्ली जल बोर्ड घोटाला केस में पेशी 18 मार्च को होनी है। तो ईडी का डबल समन मिला है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के केस में आखिर है क्या, ये पूरा केस क्या है, जिसमें केजरीवाल को ईडी ने 18 मार्च यानी कल ही पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। इस केस में केजरीवाल सरकार पर 38 करोड़ रुपए के ठेके में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 17 करोड़ रुपए ठेके के काम में खर्च किए गए। MSNKG इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ठेके दिए गए थे। 31 जनवरी को रिटायर्ड इंजीनियर जगदीश अरोड़ा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल की भी गिरफ्तारी हुई। केजरीवाल के निजी सहायक के आवास पर तलाशी ली गई। ऊंची दरों पर जल बोर्ड के ठेके देने का आरोप लगा है। केजरीवाल सरकार पर रिश्वत लेने का भी आरोप इस मामले में है, और अब इन दोनों मामलों से जुड़े समन जारी किए गए। इधर केजरीवाल को समन पर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आया है। कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी, ये आतिशी की तरफ से कहा गया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से ये बयान, केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। ये सब कुछ केजरीवाल को प्रचार से रोकने की कोशिश है। जो ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जो ये केस चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसके कंक्लूजन का वेट क्यों नहीं कर सकती? जब कोर्ट इस मामले को एग्जामिन कर रहा है तो क्यों उनको और समन पे समन भेजने की जरूरत है? वो खुद कोर्ट गए, हम कोर्ट नहीं गए, हम उनके समन के खिलाफ कोर्ट नहीं गए, ईडी खुद कोर्ट गई, और अब वो खुद उस कानूनी प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में गिरफ्तार करना चाहते हैं। उनका मकसद न्याय नहीं है, उनका मकसद सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। वरना जब तक कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जब तक कोर्ट खुद इस मामले को एग्जामिन कर रहा है,
एक और नोटिस भेजने का क्या लॉजिक? ईडी का ये और वहीं केजरीवाल को समन पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया है। आम आदमी पार्टी का चरित्र झूठ बोलने का है। केजरीवाल ने समन पर लगातार झूठ बोला, समन पर ही कोर्ट से बेल लेनी पड़ी। शराब नीति बड़ा घोटाला है, उसमें जांच चल रही है और अगर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो मुख्यमंत्री को उसमें सहयोग करना चाहिए। घबराना किस बात का? अगर चोरी नहीं की तो डर क्यों रहे? यही बात उन्होंने बोली है कि इलीगल हम इसको बोल रहे थे और इसी बात को लेकर हम ईडी जो है वो कोर्ट गई थी और ईडी ने खुद ही इंतजार नहीं किया कि क्या कोर्ट फैसला देता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सम्मन की वैधता पे उनको जमानत मिली है, शराब नीति घोटाले का जिक्र नहीं आया है। जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही है वो शराब नीति घोटाले पे कर रही है, उस पर अरविंद केजरीवाल को सहयोग करना चाहिए। आपने चोरी की है तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि देश में कानून का शासन है। चोर खुलेआम घूमते रहे ऐसा संभव नहीं है। और कह रही है कि ये सब कुछ एन चुनाव के पहले, चुनाव की तारीख घोषित हो रही है उसके 3 घंटे के बाद समन आ जाता है। मनीष सिसोदिया को जेल में गया कितना समय हो गया? लगभग 14 महीने। कहाँ थे चुनाव? और अगर शराब नीति में घोटाला नहीं था तो बेल करा लेते अपने उप मुख्यमंत्री की। संजय सिंह सांसद जेल में बंद है, अगर शराब नीति में घोटाला नहीं था तो बेल करा लेते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलने पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर सवाल का जवाब दें, वो हर समन का निरादर कर रहे हैं। इतना संगीन आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं, जो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के सरगना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसीलिए उनकी ही जवाबदेही बनती है। उनको ही जांच में जुड़कर बताना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा करप्शन क्यों कर रही है। अब हुआ क्या है, जब भी समन आते हैं पीएमएलए में तो कानूनी तौर पर ये अनिवार्य होता है कि आप उन समन्स का आदर करें। जब जब आप उन समन का निरादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी में आप एक नया अपराध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इस केस को स्वयं न्योता दिया है अपने खिलाफ। ये इसलिए बना है क्योंकि उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। तो मेरा आग्रह है अरविंद केजरीवाल जी से कि नवंबर 2023 से ईडी प्रयास कर रही है और आपको कह रही है कि आप जांच में जुड़िए। और वहीं आरजेडी ने एक बार फिर ईडी के एक्शन पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि विपक्ष के जो नेता बीजेपी में चले जाते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पिछले 10 साल में ईडी ने सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक बल नहीं बचा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ईडी 2014 के पहले जो कार्रवाई की थी बहुत कम संख्या थी और 2014 के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में ईडी की कार्रवाई हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सारे विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही कार्रवाई हुई और जो बीजेपी के साथ चले गए उन पर कार्रवाई बंद हो गई। वो सदाचारी हो गए अजित पवार जी। इसके पहले तक उनके ऊपर ईडी का तलवार लटक रहा था। तो ये ईडी का इस्तेमाल 10 वर्षों में बीजेपी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए किया, परेशान करने के लिए किया। और अब तो एसबीआई का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस घोटाले का तो राज देश की जनता जानना चाहती है। ये सबसे बड़ा घोटाला साबित हो रहा है इस देश के इतिहास में। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप हैं। इधर आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बीआरएस की नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। के कविता 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस की नेता कविता को 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है। रिमांड कॉपी के मुताबिक ईडी ने साल 2021-22 में आबकारी घोटाले के मास्टरमाइंड के तौर पर के कविता को बताया है।
रिमांड कॉपी के मुताबिक कविता ने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साजिश रची। ईडी ने अपने रिमांड पेपर में ये भी खुलासा किया कि कविता की सीए बुच्ची बाबू ने बताया कि कविता के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। इसी के चलते कविता की विजय नायर से मुलाकात हुई थी। ईडी ने अपने रिमांड पेपर में खुलासा किया है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था। कोर्ट में पेशी से पहले शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसी कविता को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करके दिल्ली लाई थी। और अब रुख नागपुर का करेंगे। आरएसएस के सरकार्यवाह एक बार फिर चुने गए हैं दत्तात्रेय होसबाले। उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुनते हैं। जैसे सामाजिक समरसता है, जाति का अलग मैंने कहा, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान, यह हर घर के लोगों को, अगली बच्चों को, पीढ़ियों को भी, घर के लोगों को भी बताना चाहिए महिलाओं से कैसे व्यवहार करना है। शिक्षा में आनी चाहिए, हमारे साहित्य में, फिल्म में, नाटक में, क्योंकि समाज के साथ, बहनों के साथ व्यवहार कैसे करना ये स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। लेकिन ये घटना जब होती है इस प्रकार के, इसको तो भर्त्सना करनी, खंडन करना ही है, उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, वो तो हम करेंगे। लेकिन ये घटना हो गई, उस समय विरोध करना केवल वो करने से होता नहीं है। इसलिए समाज में इस प्रकार के का महिलाओं के संदर्भ में क्या हो रहा है, या तो देवी या तो दासी, एक्सट्रीम में सोचते हैं, ऐसे ना हो। तो दत्तात्रेय होसबाले को आप सुन रहे थे। आरएसएस के सरकार्यवाह एक बार फिर चुने गए हैं दत्तात्रेय होसबाले। और आने वाले वक्त के लिए आरएसएस की क्या योजना है, इसके अलावा देश के तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उन पर आरएसएस के क्या विचार हैं, इसके बारे में उनकी तरफ से डिटेल जानकारी दी जा रही है। राम मंदिर को देश की अस्मिता का प्रतीक बताया है दत्तात्रेय होसबाले ने। इसके अलावा किस तरह से जो आरएसएस की रीच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसका भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया। यहाँ हमने चर्चा भी नहीं की, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक प्रयोग है, इस प्रकार के प्रयोग को करें और उसमें जो चेक्स एंड बैलेंस करने चाहिए वो कर सकते हैं ना, चेक्स एंड बैलेंस करके ही कर रहे हैं, वो करें। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के एक अचानक आज आया ऐसे नहीं, पहले भी इसके विषय पहले भी हुआ है, एक इम्प्लीमेंट करके प्रयोग के नाते लाए हैं। कोई भी परिवर्तन आता है तो उसके 4 प्रकार के प्रश्न कई बार उठते हैं। ईवीएम के बारे में किसी ने उठाया जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो कई चीज़ें जब नई बात आती है तो उसके बारे में 4 प्रश्न उठते हैं। गलत नहीं है, लोगों के मन में आ सकता है, लेकिन द टाइम विल टेल हाउ बेनिफिशियल एंड इफेक्टिव न्यू सिस्टम इज। तो इसके लिए प्रयोग करने के लिए छोड़ना चाहिए, ये संघ का विचार है। दीपक रंजन, पीटीआई वीडियो सर्विसेज से। वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मणिपुर की स्थिति ने समाज के 2 वर्गों मैतेई कुकी के बीच गहरा घाव पैदा किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीमावर्ती राज्य गहरे और अकथनीय दर्द से गुजर रहा है। तो संघ ने वहाँ स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया? उसका अगले वाक्य में है, आपने जो पढ़ा उसके अगले वाक्य में वो है। हम आपसे सुनना चाह रहे हैं। मैंने ही बताया, बनाया, लिखा है। ऐसे संघ के कार्यकर्ता मणिपुर में, संघ के स्वयंसेवक दोनों में हैं, कुकी में, मैते में भी, और मैते कुकी दोनों नहीं है, ऐसे में भी है स्वयंसेवक। वहाँ नेपाली लोग हैं, वो नैतर मैते नार कुकी नेपाली भाषी है। ऐसे बहुत सारे लोग मणिपुर में हैं, उन सबके बीच संघ का कार्य है, स्वयंसेवक का कार्य करता है। इसलिए हमने पिछले 1 साल के अंदर 6 महीने जब से शुरू हुआ मई से, तो हमने कई बार कुकी के और मैतेई दोनों के लीडर्स के साथ बैठकर उसको शांत होने के लिए प्रयत्न किए। कुकी के क्षेत्र में कई जगह पर संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य करते हैं, कुकी समुदाय के लोग भी सेवा कार्य में लगे हैं। मैतेई के कार्यकर्ताओं भी हमारे में हैं, संघ के पदाधिकारी भी हैं, प्रचारक भी हैं। तो इसलिए हम मैतेई और कुकी दोनों सिंधु समाज के 2 समुदाय हैं, उनके बीच अपने कार्य होने के कारण वहाँ के जो लीडरशिप है, इंटेलेक्चुअल सोशल लीडरशिप है, दोज हु आर अबव पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, ऐसे लोगों को हम मिलकर उन लोगों के
बिठाकर बात करके करने के प्रयत्न हमने किया है, क्रमांक 1। दूसरा, मैंने कहा है उसमें घाव थोड़ा सा गहरा हो गया है। देखिए, जब सैकड़ों घर जला दिए हैं, सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है, घाव तो रहता ही है। इसलिए वो नहीं है ऐसे कहना ये अवास्तविक है, घाव है। उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है। इसलिए वहाँ शांति आए, हिंसा ना हो, हिंसा ना बढ़ के समस्या का हल करना एक है। जो भी डिमांड है मैं तेलों का, उसको कैसे करना, संविधान के चौखट में कैसे करना, बातचीत में कैसे करना, वो एक है। लेकिन जो गांव पैदा हो गया हिंसा के कारण, उसको पहले दूर करना। इसे हिंसा के बजाय अक्रॉस द टेबल क्या बात हो सकती है, इस प्रकार के प्रयत्न हमने किया है। इसलिए पिछले 2-3 महीने में हिंसा को काफ़ी कम करने के लिए अपने कार्यकर्ता ने प्रयत्न किया है। इसमें काफ़ी हद तक हम सफलता भी पाई है। लेकिन गांव है, इसे मैंने जो कहा है, इसलिए अभी काम थोड़ा सा अभी भी बचा है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति द्विवेदी है, दैनिक समाचार लोकतंत्र से। मेरा एक छोटा सा सवाल है, लोकतंत्र के महापर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका क्या होगी? तो वो भी मैंने अभी बता दिया, और प्रतिवेदन में भी 3 वाक्य इसके संदर्भ में लिखा है। संघ के स्वयंसेवक 100% मतदान के लिए प्रयत्न करें, ये हमने बताए हैं। दूसरा, राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में समाज में एक लोकमत परिष्कार के कार्य करना है। वो हम साल भर करते हैं, सामान्यतः साल भर करते हैं, तो भी जब ऐसे अवसर आता है तो विषय चर्चा इधर उधर के जाति के बाकी विषय समाज के से होता है। इसलिए समाज के ध्यान को देश के बारे में खींचना, ये करना चाहिए। इसलिए देश के मुद्दों को उठाए, ये हम करना चाहते हैं। और संघ के कार्यकर्ता, जो संघ के पदाधिकारी हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के काम तो नहीं करना उसको पार्टी में, इसलिए कुछ सावधानी, उसके ऊपर कुछ निषेध है, वो हम करते हैं। लेकिन जन जागृति होनी चाहिए, इसलिए लोकमत परिष्कार के कार्य संघ करता है। नमस्कार, अतुल पेटकर, ब्यूरो चीफ दिव्य मराठी। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन और स्वागत कि बीजेपी के चुनावी वर्ष में आज दूसरी बार चुनकर आ गए, तो ये उनके लिए शुभ संकेत है, बीजेपी के लिए आप आ गए। तो मेरा सवाल ये है कि मनमोहन वैद्य जी ने ये कहा था कि अल्पसंख्यक जो है वो संघ से नज़दीक आ रहे हैं, उनका जुड़ाव लगाव बढ़ रहा है और संघ भी उनमें सक्रिय हो रहा है। लेकिन उन्होंने व्याख्या नहीं बताई अल्पसंख्यक यानी उनमें कौन कौन से समाज सम्मिलित है, सिख, बौद्ध या बाकी जो भी है, कौन से समाज संलग्नित है उसमें? उनका कहने का अर्थ है, वैसे अल्पसंख्यक एक कॉन्सेप्ट ही जो अपने देश के संविधान में है, उसके बारे में भी पुनर्विचार अपने को सबको करना चाहिए। क्योंकि यह अल्पसंख्यक कहने से देश में कुछ अलग अलग होते, तो फिर देश किसका है? सबका है ना। तो इसलिए सभी है। लेकिन अल्पसंख्यक कहने के एक पद्धति या वो विचार चल पड़ा है दशकों से। इसलिए रूढ़ार्थ में जो हिंदू हैं, हिंदू कोड से जो हिंदू मानते हैं, वो सभी का संगठन संघ करता ही है। अल्पसंख्यक कहने पर मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय भारत में सामान्यतः उनका अल्पसंख्यक माना है। तो मैंने जैसे बताया आपके प्रश्न के उत्तर में, उनके साथ भी पूजनीय गुरुजी गोलवालकर के समय से लेकर सभी पूजनीय सरसंघ चालक ने संवाद रखने का प्रयत्न किया है। और अपने संघ के कार्य में भी बहुत सारे लोग स्वयंसेवक के नाते भी इन समुदायों से हैं। हम उनको शोपीस बनाकर दिखाना नहीं चाहते, देखो हमारे पास इतने मुसलमान हैं, इतने ईसाई हैं, आवश्यक नहीं है, करना भी नहीं चाहते। तो फिर इतने ये है, उतना वो है, ये सब करना पड़ेगा। हम सबको राष्ट्रीयता से हिंदू मानते हैं, लेकिन स्वयं को राष्ट्रीयता से हिंदू अभी नहीं मान रहे हैं, अथवा रिलीजन से नहीं मान रहे हैं। ऐसे लोग डायलॉग के लिए संघ के पास वो भी बुलाते हैं। कई ऐसे हुआ है, हम भी जाते हैं। केरल में ईसाइयों के साथ हम बैठे हैं, मुसलमानों के साथ मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह पर हमारे प्रमुख कार्यकर्ता
स्वयं सरसंघ चालक जी से लेकर कई लोग करते हैं। इसलिए उन्होंने ये दिखाया है, जो मनमोहन जी वैद्य ने कहा, उन्होंने ये उत्साह दिखाए हैं, उत्सुकता दिखाए हैं। हम संघ से डायलॉग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हमने हमेशा इस डायलॉग को, कोई नज़दीक आता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, हम करते हैं। सिख और इसके नहीं है इसमें। अल्पसंख्यक मानना नहीं चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये संविधान में माइनॉरिटी से नहीं, अब आर्टिकल 30 में रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटी कहा है, तो है ना संविधान में। इसलिए ये माइनॉरिटीज़म के जो पॉलिटिक्स चलता है, इसको संघ ने पहले से विरोध किया है। देश एक है, उसी प्रकार चले, ये एक संघ का कहना। सर, मैं शिशिर आर्या, टाइम्स ऑफ इंडिया से। राम मंदिर पे एक रेजोल्यूशन हुआ है, 2003 में काशी और मथुरा के लिए भी हुआ था, उसको लेके आप संघ की क्या व्यू रहेगा? हमने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था, संघ ने। बताता हूँ, विश्व हिंदू परिषद ने, धर्माचार्य ने किया था। राम जन्मभूमि में आंदोलन में संघ के स्वयंसेवक जुड़ेंगे, ये हमने निश्चित किया था, वो हमने पूरा निभाया है। बाकी हिंदू समाज जो बहुत सारे विषय को कर सकते हैं, वो करें। संघ के स्वयंसेवक भी वहाँ ऐसे विषयों में उनके व्यक्तिगत तौर पर कोई जुड़ता है तो कोई समस्या नहीं है। और एक है, काशी मथुरा के संदर्भ में देखिए, हिंदू समाज की मांग है कि नहीं, धर्माचार्यों ने, विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय को रखा है पहले से। तो हर विषय के आंदोलन एक ही प्रकार नहीं होता। मैं अभी एक सभा में जो बताया, वो संतों के सभा में वही बताऊंगा। हर बीमारी के लिए दवा एक ही प्रकार नहीं होती, दवा भी बीमारी के हिसाब से अलग अलग होती है। समस्या के हिसाब से आंदोलन के प्रकार अलग होते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन की जो करना था, वो हर चीज़ के लिए करना ही चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। शायद उसके मार्ग अलग हैं। अभी कोर्ट में मामला है, होने दीजिए। कोर्ट में मामला है तो एक वातावरण जो भी बना है उसके हिसाब से होगा। यदि अंततः न्यायालय में होना ही है, जो राम जन्मभूमि का हुआ, तो न्यायालय देख ही रहा है। तो न्यायालय तो सुलझ गया है, तो आंदोलन करने, उस प्रकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा कहना इतना ही है, हर समस्या का एक ही प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती। काशी मथुरा के बारे में या और किसी के बारे में हिंदू समाज समय समय पर समाज के धार्मिक सामाजिक नेतृत्व के मार्गदर्शन में वो करेंगे। वो स्टेप जो करने हैं, अभी कोर्ट के सामने मामला है, देखेंगे कोर्ट भी क्या कहता है। सर, डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर से। अभी आपने बात कही है कि संदेश खाली वाली जो घटना थी, उस पर विरोध करने से ही नहीं बल्कि मानसिकता में भी बदलाव ज़रूरी है। तो उसको लेकर आगे क्या शिक्षा में या किसी तरह का पाठ्यक्रम ऐड हो, सोशल मीडिया कैंपेन किसी तरह का चलाया जाए? और जैसे कि राम मंदिर में अभी सफल अभियान हुआ था डोर टू डोर संपर्क करके, तो आगे महिला सुरक्षा को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इस पर संख्या क्या कहना है, इसको लेकर जवाब चाहिए। एक बात मैंने पहले बताई, महिला सम्मेलन के जो हुआ देश भर में, लगभग 450 सम्मेलन हुए हैं, 5 लाख से अधिक महिला इसमें आई है। इसके फॉलोअप एक्शन में इस प्रकार के बात में बहनें सोचेंगे तो संघ उनके समर्थन देकर हम करेंगे। संघ हम तय करें वही होगा, बहनें तय करें, हम समर्थन में पीछे खड़े हैं, ये हमारा एक। दूसरा, अहिल्याबाई होलकर जी के त्रिशताब्दी का एक वक्तव्य कल जारी किया हमने, तो इस दृष्टि से भी महिलाओं के कर्तृत्व जो है उसका एक आइकॉन अहिल्याबाई होलकर है। तो इसलिए उसके कार्यक्रम में इसी विषय को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमने बहनों से यही बात की, आपने महिला सम्मेलन किया है, हम सहयोग दिए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप अगला अलग नहीं है, समाज का काम है, लेकिन महिलाएं और हर कार्यक्रम का हम तय करें, इसके बजाय बहनें तय करें, हम साथ में हैं। आखिरी 2 प्रश्न लेते हैं अभी, 1 2। हाँ दीजिए, माइक दीजिए। मनुवाद या फिर संघ को हराने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा, ये बात हर बार विपक्ष अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन संघ कभी भी अपनी ओर से कुछ भी जवाब नहीं देता। अब इस वक्त पूरा देश उत्सुक है इलेक्शन के लिए, संघ अब क्या उत्तर देगा? संघ वही परंपरा आगे करे।
देखिए, इस प्रश्न को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संघ अपने कार्य से उत्तर दिया है और देता रहेगा। समाज भी ऐसे प्रश्नों के बारे में उसके उदासीनता से देखकर संघ के को समर्थन किया है, तो इसलिए उत्तर मालूम है। और एक मैं बता देता हूँ, ऐसे प्रश्न खड़ा करने वाले लोगों को भी उत्तर भी मालूम है, वास्तविकता भी मालूम है। और कई ऐसे कहने वाले लोग प्राइवेटली कहते हैं अपने को अपने राजनीति करनी है, आप अपने काम करिए, तो ठीक है, उनको करना है, इसलिए उत्तर देने की जरूरत नहीं है। वाणी से देने की जरूरत नहीं, काम से देना वो दे रहे हैं। मैं विकास वैद्य हितवाद न्यूज़पेपर से हूँ। आपका अभिनंदन, आप पुनश्च निर्वाचित होने के लिए। और एक मेरा सवाल है कि भारत सरकार ने 2047 जो मतलब जब अपनी फ्रीडम की जन्म शताब्दी हो रही है, तो उस विषय में विकसित भारत ऐसी एक संकल्पना है, तो संघ की भूमिका क्या है उस संदर्भ में? संघ अभी शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को हमने जो सोचा है उसके बारे में सोचेंगे। सामान्यतः अमृतकाल के संदर्भ में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने, मैं आज सरकारी वहाँ और बहुत सारे लोगों ने इस अमृतकाल के संदर्भ में हमने सार्वजनिक रूप से कहा ही है। मैंने अभी प्रारंभ में भी जो कहा, एक स्वाभिमानी समृद्धशाली सुगठित भारत के सपना देखते हैं, जो विश्वगुरु ऐसे कल्पना पहले से है, उस प्रकार के कार्य के संदर्भ में हमारा काम है। अब उसके लिए डिटेल योजना क्या बनानी चाहिए, केवल संघ नहीं बनाएगा। हम चाहते हैं समाज के सब प्रकार के लोग इस विषय में जुड़कर करें, इसलिए हम समाज के सज्जन शक्ति को मिलकर, समाज में संत शक्ति हैं, देश के उद्योगपति हैं, देश में शिक्षा क्षेत्र के लोग हैं, थॉट लीडर्स हैं, ये सब मिलकर इस विषय के बारे में सोचें। ये इट इज़ नॉट द एजेंडा ऑफ एनी वन ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट और वन सेक्शन ऑफ पीपल, पूरा देश का है। और भारत के जो उत्थान होना है वो दुनिया के लिए है, केवल भारत के लिए नहीं है। इसलिए 2047 के संदर्भ में अमृतकाल के इस विषय में इन सारे विषयों को करना चाहिए, ये हमारा है। डिटेल प्लानिंग विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी अप्रोच। तो शताब्दी वर्ष होने के बाद हमारे कार्य के जिस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे उसमें हम प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट करेंगे। तो संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले को आप सुन रहे थे। नागपुर से 3 दिनों की बैठक के बाद प्रेस को संबोधित किया जा रहा है और तमाम इश्यूज पर, तमाम मुद्दों पर संघ की आज की तारीख में क्या राय है, जैसे काशी मथुरा का भी जिक्र हुआ, उस पर यह क्लियर किया गया कि कोई प्रस्ताव इसे लेकर नहीं लाया गया, लेकिन हिंदू समाज इसे लेकर अपनी लड़ाई कोर्ट के जरिए लड़ रहा है। कोर्ट का फैसला क्या होता है इस पर हमारी नजरें होंगी। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को भी संघ के साथ जोड़ने की बात की गई। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। 3 दिनों तक दक्षिण के 5 राज्यों में पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनावी रैली करेंगे। एनडीए 400 पार के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद पीएम मोदी की ये पहली रैली है। आंध्र प्रदेश की इस रैली को एनडीए का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये शक्ति प्रदर्शन तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भी जारी रहेगा। 18 और 19 मार्च को पीएम मोदी तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। 18 मार्च को सुबह 11:30 बजे तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा करेंगे। दोपहर 3:15 बजे कर्नाटक के शिवमोगा में रैली होगी। इससे पहले 16 मार्च को भी तेलंगाना में पीएम की रैली हुई थी, जहां 400 पार का शंखनाद गूंजा था। तेलंगाना भी यही ऐलान कर रहा है, अब की बार पीएम मोदी तेलंगाना के बाद तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी शाम 5:45 बजे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो करेंगे। 18 मार्च को पीएम रात को कोयम्बटूर सर्किट हाउस में रहेंगे। 19 मार्च को सुबह 10:30 बजे केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। दोपहर 1 बजे तमिलनाडु के सालेम में पीएम की रैली होगी। देश भर में 400 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए इस बार बीजेपी ने दक्षिण में भी पूरा प्लान बना रखा है। 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और उसका आंकड़ा आपके सामने। सबसे पहले यूपी में देखिए, 70 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 6 एसपी, आरएलडी 2, अपना दल 1, यानी एनडीए 73 सीटें हासिल कर सकता है। उत्तर प्रदेश में यह ओपिनियन पोल कहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वोट प्रतिशत की बात करते हैं। यूपी में बीजेपी प्लस करीब 53%, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया 27% के आसपास, बीएसपी 8.5%, अदर्स 1 और जो अनडिसाइडेड हैं, पता नहीं, वो है 10-10.5% के आसपास। ये यूपी का आंकड़ा कहता है। अब
बिग वॉल पे आपको दिखाते हैं वो जो हम यहां पर दिखा रहे थे, जो हमने गारंटी दी थी कि एक एक सीट आपको बताएंगे, कैसे यहां पर एक एक सीट हम बता रहे थे, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए ओपिनियन पोल में ये तमाम यूपी की 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों में आप यहां से शुरू कीजिए। सहारनपुर, बागपत, मैनपुरी, हरदोई, इटावा, फूलपुर, बस्ती, सलेमपुर, ये बीजेपी मैनपुरी छोड़ के, कैराना, गाजियाबाद, एटा, मिश्रिख, कन्नौज, इलाहाबाद, संत कबीर नगर, बलिया, कन्नौज छोड़ के सब बीजेपी। देखिए संत कबीर नगर यहां पर एसपी है, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, महाराजगंज, जौनपुर, ये सब बीजेपी है। बिजनौर में आइए, बिजनौर, बुलंदशहर, आंवला, मोहनलालगंज, अकबरपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, मछली शहर, ये सब बीजेपी। एक बिजनौर आरएलडी बीजेपी के साथ ही है, एनडीए के पास, ये सब एनडीए के पास। नगीना, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, जालौन, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, गाजीपुर, ये सब बीजेपी है। मुरादाबाद, हाथरस, पीलीभीत, रायबरेली, झांसी, बहराइच, देवरिया, चंदौली, यहां पर आप रायबरेली देखेंगे तो उनकी बहुत पुरानी सीट ये कांग्रेस के पास, बाकी सब बीजेपी। रामपुर, मथुरा, शाहजहांपुर, अमेठी, हमीरपुर, कैसरगंज, बांसगांव और वाराणसी, यहां पर देखिए सब बीजेपी है। संभल, आगरा, खीरी, सुल्तानपुर, बांदा, श्रावस्ती, लालगंज, भदोही, लालगंज समाजवादी पार्टी के पास है, बाकी सब यहां पर बीजेपी दिख रहा है। अमरोहा, फतेहपुर सीकरी, धौरहरा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, गोंडा, आजमगढ़, मिर्जापुर, मिर्जापुर एनडीए के पास अपना दल, और इसके अलावा पूरी सब बीजेपी यानी सब एनडीए के पास। मेरठ, फिरोजाबाद, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कौशांबी, डुमरियागंज, घोसी और रॉबर्ट्सगंज, घोसी और रॉबर्ट्सगंज ये दो एसपी के पास है। घोसी में ओम प्रकाश राजभर को मिली है एनडीए के तहत, बाकी सब यहां पर बीजेपी है, ये आप देख सकते हैं। जल्दी से अब बिहार के बारे में आपको दिखाते हैं। बिहार के बारे में ओपिनियन पोल क्या कहता है वो भी आप देख लीजिए। बिहार का ओपिनियन पोल कहता है कि 17 बीजेपी, 2 कांग्रेस, 15 जेडीयू, यानी 17, 15, 32, 5 एलजेपी, 37, 1 हम, 38 एनडीए के पास, और इंडिया में आरजेडी के पास एक भी सीट नहीं और 2 कांग्रेस के पास जाती दिख रही है। बिहार की बिग वॉल आपको दिखाते हैं। इन 40 सीटों में किसके पास क्या है। 38 अगर एनडीए के पास है तो आप समझिए क्या यहां पर आंकड़ा रहेगा। वाल्मीकि नगर जेडीयू, सुपौल जेडीयू, मुजफ्फरपुर बीजेपी, उजियारपुर बीजेपी, नालंदा जेडीयू, यानी सब एनडीए। पश्चिम चंपारण बीजेपी, अररिया बीजेपी, वैशाली एलजेपी, समस्तीपुर एलजेपी, पटना साहिब बीजेपी और जहानाबाद जेडीयू, यानी सब एनडीए। पूर्वी चंपारण बीजेपी, किशनगंज में कांग्रेस है, गोपालगंज जेडीयू, बेगूसराय बीजेपी, पाटलिपुत्र बीजेपी, औरंगाबाद बीजेपी, किशनगंज छोड़ के बाकी सब बीजेपी या फिर एनडीए। शिवहर बीजेपी, कटिहार कांग्रेस, सीवान जेडीयू, खगड़िया हम, आरा बीजेपी, गया जेडीयू, यानी कटिहार की सीट छोड़कर बाकी सब बीजेपी, जेडीयू और हम मिलाकर एनडीए में। सीतामढ़ी, पूर्णिया, महाराजगंज, भागलपुर, बक्सर, नवादा, ये सब एनडीए। मधुबनी, मधेपुरा, सारण, बांका, सासाराम, जमुई, ये सब एनडीए। झंझारपुर, दरभंगा, हाजीपुर, मुंगेर, काराकाट, ये सब एनडीए। ये बिहार का है। अब पंजाब में 13 सीटें। पंजाब में बड़ा इंटरेस्टिंग है। पंजाब के सबसे पहले ओपिनियन पोल आप देख लीजिए। पंजाब में 2 बीजेपी के पास और आम आदमी पार्टी के पास 11, कुल 13 सीटें हैं। बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको ये 13 सीटें। अच्छा, पंजाब में 2 सीटें बीजेपी, 11 आम आदमी पार्टी के पास हैं। इसके बाद राजस्थान आपको दिखाते हैं। राजस्थान जल्दी से दिखाइए। राजस्थान बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी 25 में से 23 पर आ रही है और 2 कांग्रेस के पास जाते दिख रहे हैं। पिछली बार एक भी नहीं थी कांग्रेस के पास। अब ओपिनियन पोल में आगे जो स्टेट है वो आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश बीजेपी 29 की 29 सीटें हासिल करते दिख रही है, यानी छिंदवाड़ा का किला भी बीजेपी ने भेद लिया, ये ओपिनियन पोल कहता है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात 26 में से 26 और बहुत बड़े वोट परसेंटेज के साथ इस बार गुजरात में 26 सीटें जीत सकती है बीजेपी, ओपिनियन पोल ये कहता है। इसके अलावा आगे देखिए, यहां तेलंगाना में बीजेपी अच्छा करता दिख रही है। 6 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है, 9 कांग्रेस को मिल सकती हैं और बीआरएस प्लस केवल 1 पर और 1 असदुद्दीन ओवैसी की सीट एआईएमआईएम की, ये यहां पर तेलंगाना का गणित कहता है। आगे बढ़िए, आगे यहां पर है केरल। केरल में बीजेपी के लिए शुभ समाचार है, 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। यूडीएफ कांग्रेस वाला गठबंधन 17 सीटों पर, एलडीएफ 1 सीट पर रह सकता है, यानी एलडीएफ से ज्यादा बीजेपी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ओडिशा बीजेडी 9 सीट केवल, बीजेपी 12 पर, कांग्रेस के पास कुछ नहीं, अदर्स के पास कुछ नहीं, 21 सीटों का ओपिनियन पोल ये कहता है। आगे बढ़िए, आगे ओडिशा के बाद हमारे ओपिनियन पोल में असम की 14 में से 11 सीटें बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस को 3 सीटें मिल सकती हैं असम में, बीजेपी प्लस डबल नंबर में। और इसके बाद तमिलनाडु 39 में से बीजेपी 3 सीटें। देखिए साउथ में बीजेपी जा रही है,
अच्छा कर रही है, खराब कर रही है, विश्लेषण का विषय है। लेकिन 3 सीटें बीजेपी, डीएमके 23, कांग्रेस 8, सीपीआई 2, सीपीआई से ज्यादा बीजेपी को, सीपीआईएम 1, आईयूएमएल 1, वीसीके 1। ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा कहता है, ये तमिलनाडु का आंकड़ा है। इसके बाद आगे ओपिनियन पोल में कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी 22, यानी सरकार कांग्रेस की राज्य में बनने के बावजूद बीजेपी यहां पर अपनी सीटें बचा रही है ज्यादातर। जेडीएस 1, कांग्रेस 5, ये कर्नाटक का ओपिनियन पोल कहता है। इसके अलावा आप आंध्र प्रदेश में देखिए 25 सीटें हैं, 4 बीजेपी, 7 टीडीपी, जनसेना 1 भी नहीं, कांग्रेस 1 भी नहीं, वाईएसआर जिनके पास 22 सीटें थी वो 14 पर आ सकते हैं, यह कहता है ओपिनियन पोल आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा आप एनडीए को देखें तो 11 सीटें टीडीपी और बीजेपी मिला ले तो। पश्चिम बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 42 में से 26 सीटें आ सकती हैं, 16 पर सिमट सकती है टीएमसी, बाकी किसी को, कांग्रेस पार्टी को, लेफ्ट को कोई सीट नहीं मिल सकती है, यह ओपिनियन पोल कहता है। पश्चिम बंगाल के बाद आप दिल्ली आइए, 7 की 7 सीटें, 7 में से 6 प्रत्याशी बीजेपी ने बदल दिए, उसके बावजूद 7 की 7 सीटें बीजेपी यहां जीत सकती है, यह टीवी9 भारतवर्ष का ओपिनियन पोल कहता है। महाराष्ट्र की 48 सीटें, यहां बड़ा जिगजैग हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसके बावजूद 17 बीजेपी, एनडीए की दूसरी पार्टियां 11 यानी 28 और इंडिया 20 पर सिमट सकती है। ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है? ओवरऑल पिक्चर यह कहती है इस ओपिनियन पोल की कि एनडीए 370 पार तो हो रहा है, 400 पार हो या ना हो, लेकिन 376 सीटें एनडीए जीत सकता है। इंडिया गठबंधन 133 सीटों पर रह सकता है और अदर्स 34 सीटों पर रह सकते हैं, यह कहता है हमारा ये ओपिनियन पोल। अब जल्दी से आपको कंपैरिजन बता देते हैं कि पिछली बार किस पार्टी के पास कितनी सीटें थी और इस बार क्या है। एनडीए में 376 में बीजेपी अकेले 333 सीटें हासिल कर सकती है, जेडीयू 15, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी, अजीत पवार गुट मिला के 11, टीडीपी 7, एलजेपी रामविलास पासवान 5, आरएलडी 2, हम 1, अपना दल 1, जेडीएस 1। ये एनडीए का पूरा बाइफर्केशन है आपके सामने। जल्दी से इंडिया का आपके सामने आंकड़ा रखते हैं। इंडिया में 133 सीटों में 48 पर कांग्रेस, 23 पर डीएमके, 20 पर शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी, शरद पवार गुट, 16 पर टीएमसी और आम आदमी पार्टी 11 पर, समाजवादी पार्टी 6 पर, आईयूएमएल 3 पर, सीपीआई 2 पर, सीपीआईएम 2 पर, एनसीपी 1 पर और वीसीके 1 सीट पर यहां सिमट सकते हैं।